हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा, आज जो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने जा रहे हैं ना, वो होगा CTAQ का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स के रेक्टिलिनियर मोशन के एक दो बेहतरीन सवाल और सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो पेन कॉपी ले आओ, हेडिंग लगा लो और हम शानदार से प्रॉब्लम सॉल्विंग के सफर को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आप लोग क्या करिएगा, मैं सवाल लिखूंगा, पहले आपको एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना है। इससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में तक हमने 3 सवाल कर लिए थे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली सॉरी, हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा यहां पे, रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली एट टाइम t equals to 0 such that its velocity v changes with time t। इक्वेशन दे रखी है हमें वेलोसिटी टाइम, और कुछ एक अलग तरीके से इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है। जरा देखिएगा, t² - 2t मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन कब टाइम तक वैलिड है? सुनिएगा, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। और पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम चेंज हो जाता है 2 सेकेंड के बाद, तब जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमें यूज करनी है वो है -t² + 60 - 8 मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन कहां से कहां तक के लिए वैलिड है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इस वाली इक्वेशन से, इन इक्वेशन से। क्लियर है बेटा? हमसे 2 छोटे छोटे सवाल पूछे गए इसमें। देखिए, ये तो पूरी स्टोरी बता रखी थी मैं सवाल में कि क्या दिया हुआ है। पूछा क्या है, पहला पार्ट, फाइंड द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन t equals to 0 and t equals to 4 when particle is retarding। दूसरा सवाल, find the maximum speed of particle in the interval 0 to 4 सेकेंड। चलिए,
एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए बेटा देखते हैं। चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने सवाल को सॉल्व कर भी लिया है तब भी एक बार इंटू 2 स्पीड में जरूर देखिएगा। मैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी बताऊंगा, इस सवाल में नहीं तो किसी और सवाल में लगेंगे। इससे हमें इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा सीखनी है वो हम सीख सकते हैं इन इंफॉर्मेशन के थ्रू। और भी कई सवाल पूछे तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही सवाल है, लेकिन कई बार क्या होता है अदर प्रॉब्लम्स में भी कुछ चीजें काम आती है और हम सीखेंगे इस सवाल से। ठीक है, आइए। हमसे पूछा हुआ है ना, टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ व्हेन पार्टिकल इज रिटार्डिंग, 0 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल कब ना रिटार्ड कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिटार्डिंग का मतलब होता है स्पीड में डिक्रीज हो जाना, यानी कि कहीं ना कहीं हमें स्पीड टाइम ग्राफ निकालना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही करा था, जिस टाइम पर हमें स्पीड डिक्रीज निकालना था हमने उसका स्पीड टाइम ग्राफ से ही निकाला था। यहां हमें वेलोसिटी टाइम दे ही रखा है। अगर मैं बहुत ध्यान से सोचूं, ये जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है दोनों ही क्वाड्रेटिक है, यानी कि दोनों ही पैराबोलिक है, दोनों ही पैराबोलिक इक्वेशन है। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं यहां से देखूं कब, जब मैं ना टाइम को देख रहा हूं 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में, तो टाइम कितना दे रखा है हमें, सॉरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, इक्वेशन दे रखी है t² - 2t। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से ना t कॉमन निकाल लेता हूं। t मैंने निकाला कॉमन, तो t - 2 हो गया। अब हम यही देखते थे, अरे रिटार्ड हो रहा होगा तो कहीं रिटार्ड होकर के 0 हुई होगी स्पीड, वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तो वही टाइम निकाल लेंगे हम यहां से जब स्पीड ना 0 हो रही होगी। यहां से हमें साफ दिख रहा है कि एट t = 0 and 2 v बिकम 0। v क्या हो जा रहा है, v ना 0 हो जा रहा है। अब सुनिए, यानी कि 2 सेकंड पे और 0 सेकंड पे ना v 0 हो जा रहा है। और हमने यहां से क्या देखा कि t की पावर 2 है और v की पावर 1 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम का वो कुछ ऐसा बनेगा। कितने टाइम के लिए बात हो रही है, बस 0 से लेकर के 2 के लिए। तो देखिए, एक बार तो 0 पे होगा और एक बार 2 पर होगा स्पीड 0। और जरा ध्यान से सुनिएगा, पैराबोला कैसा बन रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। क्यों अपवर्ड बन रहा है? क्योंकि t² का जो कोफिशिएंट है ना 0 से लेकर के 2 सेकंड में वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। वैसे तो पैराबोला ये पूरा जाता, लेकिन हमने सिर्फ कहां से कहां तक, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, हमने सिर्फ कहां से कहां तक देखा है 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। इसीलिए हमने उस पैराबोला का एक पोर्शन लिया है जो कि 0 से लेकर के 2 सेकंड में लाए करेगा। 2 सेकंड के बाद क्या होगा सर? 2 सेकंड के बाद के लिए हम ना ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो जब टाइम हो जाएगा 2 सेकंड से ज्यादा और 4 सेकंड से कम, तब जो हमारे पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है उसका हमें जो कोफिशिएंट ऑफ t² है वो तो नेगेटिव दे रखा है, तो हम इतना तो समझ गए कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब हमें वो टाइम निकालना होगा जब वेलोसिटी ना 0 हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ना वेलोसिटी को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये एक t में क्वाड्रेटिक बनेगी, हम इसके रूट निकाल लेंगे। तो माइनस का t² प्लस का 6t - 8। अब अगर मेरे को वो जब स्पीड ना 0 हो रही है तब टाइम कौन कौन से हो रहे होंगे, तो मैं क्या करूंगा, v को ना 0 के बराबर रखूंगा। जैसे ही मैंने v को 0 के बराबर रखा तो क्या हो गया, माइनस का t² प्लस का 6t माइनस का 8 = 0। मैं माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो गया, t² - 6t प्लस का 8 = 0।
यहां से अगर मैं इसके फैक्टर करूं, यहां से अगर फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा फैक्टर, t-4 इंटू t-2, यानी कि t इक्वल्स टू 2 पर एक वेलोसिटी 0 हो रही होगी और दोबारा वेलोसिटी कब 0 हो रही होगी, 4 पर। तो देखिए यहां पर तो वेलोसिटी 0 ही है 4 पर, यानी कि स्पीड फिर से 0 हो रही होगी। और ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड बनेगा, ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा। तो क्या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ये हो गई हमारे पास में, इक्वेशन के थ्रू, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के थ्रू अगर मेरे को कोई ग्राफ मिला तो ये वाला ग्राफ मिला, जिसमें t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है, 2 सेकेंड पर 0 हो रही है, 4 सेकेंड पर भी 0 हो रही है। क्लियर इतनी बात। पैराबोला की प्रॉपर्टी से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 सेकेंड और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 सेकेंड। वर्टेक्स है ना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर ही लाई करेगा, जहां पर वर्टेक्स क्या करता है, रूट के मिड पॉइंट पे लाई करता है। सिंपल, मैथ्स में हमने सीखा भी है, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ गई। अरे हमें तो ना 0 से लेकर के 4 के बीच में वो वाला टाइम निकालना है जब पार्टिकल की स्पीड ना घट रही होगी। क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, स्पीड का घट जाना। और यहां से अगर मैं वेलोसिटी टाइम हमें दे रखा है, तो अगर मैं स्पीड टाइम बनाना चाहूं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि नेगेटिव वाला ग्राफ वेलोसिटी टाइम का, उसका रिफ्लेक्शन ले लो टाइम एक्सिस के, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड टाइम। और जो पॉजिटिव वाला है उसको तो सेम ही रखना है, यानी कि नेगेटिव वाला ग्राफ सिर्फ यहां से यहां तक है, तो इसको हम कर देंगे रिफ्लेक्शन लेकर के पॉजिटिव, इसको हमने कर दिया पॉजिटिव। और जो पहले से ही पॉजिटिव है उसको तो हमें सेम ही रखना है, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया हमारे पास में। अब हमें यह सोचना है कि कौन से टाइम इंटरवल में स्पीड घट रही है। तो इस वाले पोर्शन में स्पीड घट रही है और एक इस वाले पोर्शन में स्पीड घट रही है, यानी कि रिटार्डिंग का जो टाइम इंटरवल है, एक हुआ 1 to 2 सेकेंड और एक हुआ 3 to 4 सेकेंड। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, टाइम इंटरवल ऑफ रिटार्डेशन, टाइम इंटरवल ऑफ रिटार्डेशन। तो पहला तो हो गया 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में, और दूसरा हो गया 3 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में। कई बार इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस इंटरवल के बीच में रिटार्डेशन हो रहा होगा, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब दूसरे वाले पोर्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जरा ध्यान से सोचिएगा, देखिए हमसे बोला हुआ है मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, यानी कि 0 से लेकर के 4 सेकेंड में स्पीड मैक्सिमम कितनी हो रही है। तो हमें तो साफ दिख रहा है कि एक तो 1 सेकंड पर जो स्पीड आ रही है वो मैक्सिमम है, और वही स्पीड फिर से 3 सेकंड पर आ रही है, यानी कि वेलोसिटी टाइम पे जो ये जो स्पीड है वही मैक्सिमम है। अरे नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसीलिए है ना, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर है, टर्न बैक मारा होगा इसीलिए। नहीं तो स्पीड टाइम ग्राफ से देख लो तो हमें यही मिल गई होगी मैक्सिमम स्पीड, यही होगी मैक्सिमम स्पीड, और यहां पर यही हो जाएगा वी मैक्स। यानी कि हमें ना ये चेक करना है बी पार्ट के लिए
कि वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी हमारी 1 सेकंड पर होगी और जो भी वेलोसिटी हमारी 3 सेकंड पर होगी वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड ही लाई करता है और हमें स्पीड ही पूछा हुआ है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और ये भी पता है हमें कि जो 1 पर है वही 3 पर है, तो किसी भी एक को सॉल्व कर लो। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, यानी कि इसका पूरे का मॉड, और ये हो जाएगा -1 का मॉड, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। और अगर आप 3 सेकंड के लिए यूज करोगे तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि आपको पीस वाइज वेलोसिटी टाइम दे रखा है, किस टाइम इंटरवल में कौन सी वेलोसिटी का फंक्शन लेना है ये आपको क्वेश्चन ने खुद डिसाइड करके दे रखा है। चलिए तो देखिए वेलोसिटी एट 3 सेकंड पर हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 3 -8, और इस पूरे का क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि मॉड लेंगे। दोबारा लिख देता हूं मैं, विजिबल नहीं हो रहा है तो, माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू टी 18 माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 18 हो जाएगा प्लस का 9, 9 माइनस 8 प्लस का 1। कह ही तो रहा था कि स्पीड तो सेम ही आएगी। क्लियर है इतनी बात? आई होप बेटा आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी डाउट है तो मैंने एक एक चीजों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। तब तक मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूं। चलिए फिर वही चीज, मैं अगला सवाल लिखूंगा, आप लोग उसे ट्राई करना, तभी आप चीजों को सीखोगे। और इसमें पुराने लेक्चर का भी आपको जो याद आ रहा है वो सब अप्लाई करके देखना, क्योंकि हम सब सीखने के लिए ही यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5वां सवाल, अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a height h, capital H, above ground। ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक ना बॉल को ड्रॉप किया गया। इट हिट्स ग्राउंड एंड बाउंस अप and bounce up vertically to a height h/2, where it is caught, जहां पर इसे अब पकड़ लिया गया, इसे अपना रोक दिया गया। where it is caught। सवाल में ही बोला हुआ है टेकिंग origin at the point from where बॉल इज ड्रॉप्ड। जिस पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया गया है, जिस पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया गया है उसी पॉइंट को हमें ओरिजिन लेना है। सवाल में ऐसा बोला गया है। प्लॉट द वेरिएशन
ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी और साथ ही साथ एक ब्रैकेट में कुछ बोला हुआ है जिससे कि ना, क्योंकि हमें ना ग्राफ बनाना है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन में ना दो ना तो दो तरह के ग्राफ पॉसिबल हो जाएंगे। इसीलिए आंसर को यूनिक बनाने के लिए क्वेश्चन में ही ना इंफॉर्मेशन का एडिशन किया गया है। टेक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती ना, तो अगर डाउनवर्ड को वैसे हम नेगेटिव लेते तो भी एक ग्राफ पॉसिबल होता, और अगर डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, तब भी एक आंसर पॉसिबल है। तो हमें वो वाला आंसर देना है जब डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है। यानी कि अगर मैं सवाल को बहुत ध्यान से देखूं, तो हमें ये कह रखा है कि बॉल को ना h हाइट से ना ड्रॉप ना किया गया। आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई किया होगा, तभी वीडियो को आगे देखना। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक ना बॉल को ना ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी ना जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्लियर है इतनी बात? इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब ना बॉल को ना ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी कहने का मतलब जिस पॉइंट से बॉल को रिलीज किया गया है उसे हमें क्या लेना है? ओरिजिन। जहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया है या रिलीज किया है उसे क्या लेना है? ओरिजिन लेना है। यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन, और नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव मानना है। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन टेक एज पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? चलिए, डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोला गया है तो हमें वैसे ही सवाल को बनाना होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो एक अलग नेचर का ग्राफ आएगा। हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला बताना है। चलिए अब देखिए, जैसे जैसे ये ना पार्टिकल नीचे गिर रहा होगा इसकी स्पीड चेंज होगी, बेसिकली बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी भी लग रहा है। नीचे की तरफ ना ग्रेविटी भी लग रहा है। क्लियर है? ग्रेविटी लगने के कारण ये जो u जीरो था ग्राउंड पे आते आते कुछ स्पीड इसकी ना बढ़ने लगेगी। इसका मतलब हमें ना दो वेरिएबल यहाँ पे मिले, एक तो नीचे की तरफ वेलोसिटी, फिलहाल बोल लो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। जीरो से कितनी दूरी पे पोजीशन है, वहां पर उस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी आ रही है। तो वो पता लगाने के लिए हम लोग यहां से ओरिजिन से किसी भी ना y पोजीशन पर इसकी ना वेलोसिटी ना v के बारे में पता करते हैं कि क्या होगा। u हम लोगों को पता ही है कि जीरो है, तो अगर मैं वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल मैंने v मान ली, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। s कितना है? y पॉजिटिव, a कितना है? g पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? 2gy। u है हमारे पास में जीरो, v हमें पता ही लगाना है, तो क्या y एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल गया हमारे पास, v स्क्वायर बाय 2g। v स्क्वायर बाय 2g, यही है हमारा वो रिलेशन जिसमें ना अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्पीड मिल रही है। अब अगर कोई मेरे से पूछे
कि जब पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, अगर मेरे से कोई पूछे कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले, पार्टिकल जब था ना ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले, अभी इसकी स्पीड कितनी होगी, जस्ट बिफोर ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग ग्राउंड, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना ले चुका होगा, y की वैल्यू सरफेस पर कितनी होगी, कैपिटल H। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड y हो जाएगा h, और इस समय जो हमें स्पीड मिलेगी v, वो कितनी मिल जाएगी जरा देखिए। तो y की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्योंकि हमें यहां से यहां तक का पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन पता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू एच वी स्क्वायर अपॉन 2g। क्या यहाँ से मैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग जो स्पीड होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 2gh। जस्ट बिफोर रीचिंग ग्राउंड जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2gh आ जाएगी बेटा। चलिए, यानी कि जब इस पॉइंट पर जब पार्टिकल आ रहा होगा, इस पॉइंट पर जब पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी अंडर रूट 2gh। विजिबल है ये? हाँ जी विजिबल। चलो देखिए, अब क्या होगा कि इस सरफेस के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि ये सरफेस का पे जब बॉल ना ड्रॉप कर रहा होगा तो इसका नेचर नहीं दे रखा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, यानी कि ई कितना है। खैर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बदले ना एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जब ना, ये तो हो गया बिफोर स्ट्राइकिंग, अब आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या है, जब आफ्टर। चलिए अब अगर हम इस जाते वक्त की इनिशियल वेलोसिटी की स्पीड निकाले तो वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। s कितना है हमारे पास में, h/2, v कितना है 0, a कितना है g, और ये जो s है ना वो हो जाएगा माइनस का h/2। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड में हमें पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेना है, तो अपवर्ड में जा रहा है ना ये अब तो जब ये अपवर्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का h/2। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू आ गई अंडर रूट gh। बिल्कुल सही बात है, सरफेस पक्का इनइलास्टिक है, क्योंकि जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड और जस्ट आफ्टर हिटिंग ग्राउंड वेलोसिटी की स्पीड मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है, स्पीड जो है वो अलग अलग है, एनर्जी का कुछ लॉस हुआ है। चलिए, अब जब वो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तब की इक्वेशन हमारे पास है, जब वो पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तब की इक्वेशन निकाल लेते, क्योंकि दोनों मोशन का नेचर अलग अलग है। इस वाले पोर्शन में y और v अलग तरीके से रिलेट है, इस वाले पोर्शन में y और v अलग तरीके से रिलेट होगा। तो मैं एट एनी जनरल y from the ground, y from the origin above the ground, और ये याद रखना मैं ये जानने वक्त का निकाल रहा हूं, हमको ये वाले पार्टिकल की स्पीड ऊपर की तरफ जाते वक्त की पता चल गई gh। क्लियर है? हम किसी भी y पर ऊपर जाते वक्त ना v डैश मान लेते हैं, और अब हम इन दोनों को ही रिलेट कर देंगे। अगर पूरी हाइट हमारे पास h थी, पूरी हाइट हमारे पास कितनी थी, h थी, तो पार्टिकल कितना चला होगा, इतना चला है पार्टिकल, और ये कितना हो जाएगा, पूरी हाइट में से जितनी हाइट आ चुका है पार्टिकल ऊपर से, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, हमने ऊपर से माना है ना, क्योंकि हमें ऊपर ओरिजिन दिया हुआ था, हमें तो y से रिलेट करना है ना, हमें तो y से रिलेट करना है, ये जाने वाला y या आने वाला y, जब वो वापस ऊपर की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं ना सवाल के नेचर के ना
सवाल के वेरिएबल का नेचर नहीं बदल सकता, वेरिएबल तो वहीं से आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट h माइनस वाई। अब मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूं, यानी कि ये वाला जो वेलोसिटी है जो ऊपर की तरफ जा रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h माइनस वाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h माइनस वाई, और वो भी ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो और हम क्या कहना चाहिए, माइनस का h माइनस वाई, माइनस का h माइनस वाई कहना चाहिए। जैसे यहां भी हमने माइनस का h/2 लिया था क्योंकि ऊपर की तरफ था। तो अब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन क्या है ये, लेकिन पार्टिकल ने डिस्प्लेस कितना किया है h माइनस वाई, अपनी इनिशियल वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लेना है। लेकिन पार्टिकल की पोजीशन तो ओरिजिन से ही होगी। अगर मेरे को एक सवाल का इक्वेशन बनाना है, सवाल का मेरे को इक्वेशन बनाना है, आंसर लेकर के आना है, तो मैं सवाल में दिया हुआ जो स्टैंडर्ड जो वेरिएबल है पोजीशन के लिए y, मैं उसको नहीं बदल सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना पार्टिकल का, वो u और v पे डिपेंड करता है। v हो जाएगा फाइनली, u हो जाएगा इनिशियली। चलिए, तो v डैश तो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का वेरिएबल है। जाते वक्त v डैश हो गया था, आते वक्त मैंने v माना था। u स्क्वायर क्या हो जाएगा, gh हो जाएगा सिंपली, बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2gh प्लस का 2gy प्लस का 2gy हो जाएगा। अब देखिए, मेरे को y एक वेरिएबल है पोजीशन का, v डैश एक जाने वाले वेलोसिटी का वेरिएबल है। आने वाले टाइम में y था, जो कि y तो हमेशा ओरिजिन से लेना होगा, और जो v था वो आने वाली वेलोसिटी का वेरिएबल था। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा v डैश का स्क्वायर प्लस gh बराबर 2gy। वेरिएबल को अलग करना है, मैं 2g से डिवाइड कर देता हूं। 2g से जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h/2 इक्वल्स टू y। यही हमारी आ गई जाने वाले पार्टिकल की y और जाने वाले पार्टिकल का पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, जाने वाले पार्टिकल का स्पीड का इक्वेशन। इतनी बात बेटा आई होप क्लियर होगी। हमें बस एक इस पे ध्यान देना है, एक इस पे ध्यान देना है। हमें बनाना है ग्राफ। चलिए, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो पोजीशन की पावर 1 है और वेलोसिटी की पावर 2 है। 2g तो कांस्टेंट हो गया, ठीक ऐसे ही पोजीशन की पावर 1 है, स्पीड की पावर, जाने वाले स्पीड की पावर 2 है। ध्यान से बेटा यहां पे 2 मैंने लगाया है, ठीक है। 2g तो कांस्टेंट है। अब जरा सुनिएगा, इसमें ये पैराबोला बन रहा है फ्रॉम ओरिजिन। अगर मैं y को 0 कर दूं तो v 0 आएगा, और एक वेरिएबल की पावर क्वाड्रेटिक में होती है, एक वेरिएबल की पावर 1 में होती है, तो ये क्या बनता है, पैराबोला बनता है, जिसमें मैंने y एक्सिस पे पोजीशन y को दिखाया है और x एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी को दिखा दिया है, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोलिक टाइप। जब पार्टिकल का पोजीशन h था, जब पार्टिकल का पोजीशन कंप्लीट पूरा h हो गया, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, अंडर रूट 2gh, और पार्टिकल ऐसे जा रहा था। ये हो गया जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। देखो रूट 2g जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड था, तो बिफोर स्ट्राइकिंग का ग्राफ बन गया, बिफोर
स्ट्राइकिंग का ग्राफ बन गया। ठीक ऐसे ही आफ्टर स्ट्राइकिंग के ग्राफ के लिए मैं आफ्टर स्ट्राइकिंग का इक्वेशन यूज करूंगा और इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, इससे चीजें हमें आसानी से समझ में आएंगी। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग के लिए अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो वही एक्स एक्सिस पे स्पीड, वाई एक्सिस पे पोजीशन, और अब देखिएगा ग्राउंड को हिट किया यहां पर जब वो एच पोजीशन कवर कर चुका था। अब जैसे ही वो स्ट्राइक करके बाउंस बैक आया, आफ्टर स्ट्राइकिंग हुआ तो जरा देखिएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग के लिए u कितना दे रखा है हमें, रूट जी एच दे रखा है। और आफ्टर स्ट्राइकिंग के टाइम पर पार्टिकल था तो h पर ही, लेकिन उसकी जो स्पीड थी ना वो √2gh नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी नेगेटिव में? क्योंकि यहां पर डाउनवर्ड को लिया गया है पॉजिटिव, तो अपवर्ड को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा √2 टाइम्स। तो पार्टिकल जब h पे था और जब ऊपर की तरफ जा रहा था यानी कि नेगेटिव स्पीड थी। अच्छा जरा ध्यान से, है तो ये भी पैराबोला ही। हाँ, तो जाते वक्त का अब हमें ग्राफ बनाना होगा, तो जाने वाली की इक्वेशन ये रही, यानी कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ग्राउंड तो हो गया v, हो गया u। आफ्टर स्ट्राइकिंग ग्राउंड जैसे ही पार्टिकल ने y बराबर h पर, यहां पर y की वैल्यू h थी क्योंकि y ऊपर 0 था, u कितना हो गया था, √gh, उसका मैग्नीट्यूड भी घट गया था, नेगेटिव इसीलिए लिया क्योंकि ऊपर की तरफ है डायरेक्शन। और जैसे ही पैराबोला पहुंच गया y = h/2 पर, तो h/2 पर 0 हो जाती है, पैराबोला ही बनेगा। ऐसे एरो मैंने इसीलिए बनाया है जिससे कि आपको ये पता चले कि पार्टिकल ऐसे टाइम के साथ इधर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि किसी भी एक्सिस पे टाइम की बात नहीं हो रही है। तो जब भी एरो दिया हुआ होगा ना, तो वो उस केस में दिया हुआ रहता है जब ना दोनों एक्सिस में टाइम कहीं नहीं होता। तो अब मैं इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। काफी ज्यादा अच्छा सवाल था ये, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी इसमें। एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो अच्छे से वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। एक बार में समझना कठिन है थोड़ा सा, लेकिन अगर समझ में आ भी गया होगा तब भी रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये √2 टाइम्स जीएस है, तो हमें तो सिर्फ √GH लेना है, वो कम ही होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव इसीलिए ताकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब उसकी जो स्पीड है वो जब h बराबर h/2 पर y बराबर h/2 पर आ जाएगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। यही हमारे सवाल का आंसर। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड मेक पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।